नमस्कार, मैं पवन कुमार, व्याख्याता चित्रकला डाइट हनुमानगढ़ से। आज हम डीएलएड प्रथम वर्ष की कला शिक्षा विषय में 5वीं यूनिट चित्रकला का इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि कला का जो इतिहास है वो आदिम कला से लेकर आधुनिक कला तक विकास की जिन प्रक्रियाओं से गुजरा है, उस दौर में किस प्रकार का प्रचलन था जब मनुष्य ने अपने उदय का इतिहास प्रारंभ किया था। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे शैल चित्रों की। शैल चित्र क्या है, मनुष्य ने इनको क्यों बनाया, इनके बनाने के पीछे उसका उद्देश्य क्या था, और ऐसे कौन से विषय हैं जिसको आदि मानव ने चित्रित किया है, और किस प्रकार के रंग, किस प्रकार का माध्यम उसने प्रयोग किया है। इन सब बातों को इस अध्याय में हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शैल चित्रों के उद्गम स्थल की। भारत में शैल चित्रों का उद्गम है वो उत्तर पाषाण काल, जिसकी अवधि 10,000 से 5,000 ईसा पूर्व मानी गई है। यदि हम इसके मुख्य केंद्रों की बात करें तो भारत ही नहीं वरन पूरे विश्व में ऐसे कला रूप यत्र तत्र उपलब्ध है, और विभिन्न अनुसंधान और अन्वेषण के माध्यम से इन चित्रों को खोजा भी जा चुका है, और इनके बारे में, इन कला रूपों के बारे में बहुत से अनुसंधान भी हुए हैं। लेकिन इन सब में एक खास बात ये है कि इन कला रूपों में विश्व में जहाँ भी ये कला रूप मिले हैं, इनमें एक रूपता देखने को मिलती है। ये कला रूप बहुत ही सहज और रेखात्मक अंदाज में बनाए गए। ज्यामितीय आकारों का इनमें बहुत देखने को मिलता है, ज्यामितीय आकारों का प्रयोग देखने को मिलता है। हालांकि अगर रंगों की बात करें, चूंकि प्राकृतिक रंगों का इनमें इस्तेमाल हुआ है, और उस समय बहुतायत हम ये कह सकते हैं कि आदि मानव को इतना ज़्यादा कला का ज्ञान भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसने अपनी कलात्मक प्रवृत्ति को विश्व के सामने रखने का प्रयास किया। तो भारत से पहले हम बात करेंगे विश्व में इस प्रकार के उदाहरण कहाँ मिले हैं। देखिए, फ्रांस की लास्को और स्पेन की अल्तामिरा, ये दो गुफाएं हैं। यहाँ पर जो आदिम कला रूप प्राप्त हुए हैं, ये आदिम कला रूप भारत के कला रूपों से बहुत ज़्यादा समानता रखते हैं। इसी प्रकार से एटलस पर्वत श्रृंखलाएं और दक्षिण अफ्रीका के कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर ये आदिम कला रूप देखने को मिले। भारत की अगर हम बात करें तो भारत में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और इसके अलावा बहुत से ऐसे स्थान हैं जहाँ पर ये कला रूप प्राप्त हुए हैं। इन प्रमुख स्थानों में पंचमढ़ी, होशंगाबाद, मिर्ज़ापुर, सिंगनपुर, भीमबेटका इत्यादि हैं, जिनमें से भीमबेटका और सिंगनपुर में कुछ विशेष प्रकार के शिकार के आखेट के दृश्य प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका एक प्रमुख स्थान है जहाँ पर तकरीबन 500 ऐसे गुफा चित्रों की खोज प्रोफेसर वी.एस. वाकणकर ने की है। और भारत के अलावा अगर हम राजस्थान के संदर्भ में इन शैल चित्रों की बात करें तो कोटा, चंबल का जो क्षेत्र है, बूंदी का आलनिया, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और मेवाड़ का कुछ क्षेत्र जहां पर इस प्रकार के शैल चित्र देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि इन गुफा चित्रों के या शैल चित्रों के प्रमुख विषय क्या है। तो सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि विषयों का अगर हम बात करें, मनुष्य की रुचि सबसे ज़्यादा उसके चित्रों में प्रकट होती है। क्योंकि आदिम मनुष्य इतना सभ्य नहीं था, उसने धीरे धीरे क्रमिक विकास किया है। इसी प्रकार से कला का भी एक क्रमिक विकास हुआ है। मनुष्य ने सबसे पहले अपने चारों तरफ के वातावरण को देखा, उसने प्रकृति का जो सानिध्य था उसमें रहना स्वीकार किया। सबसे पहले उसने अपने पेट की भूख शांत की, जानवरों को मारा। इसलिए इस दृष्टि से शिकार उसका प्रमुख विषय बन जाता है। पेट की क्षुधा शांत करने के बाद में उसने सर्दी, गर्मी
बरसात इत्यादि से अपने आप को बचाने के लिए गुफाओं की शरण ली। और उसके पास में जो सबसे बड़ा काम था वो अपने पेट की भूख शांत करना था। तो शिकार करने के उपरांत उसने जो कार्य किया है वो अपने मनोरंजन के रूप में उसने किया। तो मनोरंजन के रूप में उसके पास में कोई साधन नहीं था, तो गुफाओं की जो खाली दीवारें हैं उन दीवारों को उसने इस प्रकार के चित्र अपनी मनोभावनाओं, अपनी कल्पनाओं को उकेरने में अपना समय व्यतीत किया। तो विषय के रूप में सबसे पहले जो विषय आता है वो है आखेट या शिकार। उसके बाद में आता है जादू टोना। देखिए, जादू टोने के चित्र उसने क्यों बनाए, किस लिए बनाए, तो ये भी एक बड़ा रोचक विषय है। मनुष्य ने अपने पेट की भूख शांत की, उसने अपने रहने के लिए उसको गुफाओं को अपनी शरण स्थली बनाया, और जब दिन का सूर्य की रोशनी में उसका पूरा दिन व्यतीत हो जाता है तो रात में एक अनजान भय, आज के संदर्भ में भी हम देखते हैं कि किसी सुनसान इलाके में अगर हम जाते हैं तो एक अनजान भय बना रहता है। तो उसको भी, आदि मनुष्य को भी एक इस प्रकार का भय बना रहा होगा। इसीलिए उसने प्रकृति की पूजा उपासना की। तो उसने सबसे पहले प्रकृति में देखा क्या? उसने देखा सूर्य, तारे, चंद्रमा, इन सब से उसने जो रूप बनाए हैं। तो सूर्य को भी उसने अंकित किया, चंद्रमा को भी अंकित किया है, और सबसे प्रमुख जो चीज है वो है स्वस्तिक। स्वस्तिक एक, जिसको कहते हैं कि हम शुभ का प्रतीक माना जाता है, और जो जिस डर को वो अपने अंदर से भगाना चाहता था, उसने स्वस्तिक को एक प्रबल चिन्ह के रूप में, और ज़्यादातर जो जिसको हम कह सकते हैं कि शैल चित्र इस प्रकार से बने हैं कि उसमें ज्यामितीय चिन्हों का प्रयोग ज़्यादा है। जादू टोने के जो चित्र हैं उनमें ज्यामितीय चिन्हों का प्रयोग ज़्यादा है। इसके अलावा ज्यामितीय आकार और स्वस्तिक आदि विषयों का अध्ययन किया। इन सब के बाद में हम आते हैं माध्यम की बात करते हैं कि किस प्रकार के माध्यम से, किस प्रकार के रंगों का उसने प्रयोग किया, रेखाओं का प्रयोग किया। तो चूँकि उस समय, आज के समय जैसे जितने माध्यम उपलब्ध नहीं थे, न रासायनिक रंग थे, प्राकृतिक रंगों का उसने प्रयोग किया। प्रकृति में बहुत से ऐसे पत्थर हैं, बहुत से इस प्रकार के कच्चे पत्थर थे जिनको घिसकर उसने रंगों के रूप में प्रयोग किया है। पूरे चित्र में उसने रंग नहीं भरकर केवल रेखाओं के माध्यम से, जो रेखाएं हैं उनको उसने काजल, कोयला और खड़िया, गेरू, रामरज, लाजवर्द, इस प्रकार के रंगों को उसने कुछ स्थानों पर भरकर जो है वो व्यक्त किया है। अगर हम बात करें तुलिका की, तो उसने किसी बांस की लकड़ी को कूटकर और मृत पशुओं की जो हड्डी होती है प्याले नुमा, उस हड्डी को उसने कलर प्लेट की तरह काम किया। इस शैल चित्रों की पद्धति जो है वो किस प्रकार की है? क्षेपांकन या स्टेंसिल स्टाइल पद्धति है। तो हम कह सकते हैं कि शैल चित्र मनुष्य के इतिहास के साथ साथ कला इतिहास का भी प्रारंभिक दौर था, और क्रमिक विकास के क्रम में यह कला का प्रथम चरण था। और मनुष्य ने जिस प्रकार से अपने स्वयं का क्रमिक विकास किया, सभ्य हुआ, उसी प्रकार से कला जो है वो नवीन रूपों के साथ हमारे समक्ष आती है। उम्मीद करता हूँ ये अध्याय आपके समझ में आएगा, अच्छा भी लगेगा। धन्यवाद।